Hello everyone, you are again welcome to Wireless Era. My name is Neeraj and this is going to be second video lecture जिसमें कि हम लेप एंड वेव वाइंडिंग एंड वाइंडिंग फैक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि हम आपको पहले बता दें कि फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने लेप और वेव वाइंडिंग मशीन क्या होती है जस्ट एक मतलब इंट्रोडक्शन पार्ट के के थ्रू से हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर बनाया था, जिसको आप देखेंगे तो आपको एक थोड़ा मशीन पढ़ने का अलग ही आपके अंदर इंटरेस्ट आएगी। तो चलिए हम सिलेबस के अकॉर्डिंग सेकंड वीडियो लेक्चर का स्टार्ट करते हैं, जिसमें वाइंडिंग फैक्टर में लेप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग को हम लेके स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको लेप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग हम उस वीडियो में बताए थे कि लेप वाइंडिंग क्या होता है। लेप वाइंडिंग यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि जो ये वाइंडिंग एक दूसरे पे ओवरलैप हो, जैसे एक ही वाइंडिंग एक दूसरे पे ओवरलैप हो, उसे लैप वाइंडिंग बोलते हैं। और जो वेव वाइंडिंग होता है, आप देख सकते हैं ये वेव वाइंडिंग है, वो एक वेव शेप लेता है, मतलब वो एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं होता है, तो वो जो होता है वेव वाइंडिंग होता है। लेप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग के बारे में हमने बताया था कि इसमें करंट ज़्यादा करंट ज़्यादा अगर किसी मोटर को चाहिए तो हम लेप वाइंडिंग का यूज करते हैं। जहाँ हमें ज़्यादा वोल्टेज की नीड होती है वहाँ वेव वाइंडिंग करते हैं मोटर या जनरेटर में। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बहुत अच्छे से हम पढ़ने की कोशिश करते हैं कि लेप वाइंडिंग वेव वाइंडिंग क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले वाइंडिंग जो होता है, हम आपको उस दिन भी बताया था कि वाइंडिंग जो होता है दो टाइप में हम डिवाइड करते हैं। एक जो होता है लेप वाइंडिंग वेव वाइंडिंग, और एक जो होता है कंसंट्रेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि लेप वाइंडिंग क्या होता है। द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल टू पोल। जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं वो पोल के इक्वल होते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग, जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ उसमें लगे होते हैं लेप वाइंडिंग में, वो पोल के इक्वल होते हैं, मतलब ए इक्वल टू पी होता है। उसके बाद मोर नंबर ऑफ पैरेलल पाथ विच इंक्रीज द नंबर ऑफ पैरेलल वाइंडिंग, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा पैरेलल पाथ होते हैं, इसे हम पैरेलल वाइंडिंग के नाम से भी जानते हैं, राइट। और हम आपको बताए थे कि ये जो होता है हाई करेंट के लिए यूज होता है और लो वोल्टेज के लिए यूज़ होता है। जो हमारा होता है लेप वाइंडिंग क्यों यूज होता है उसको भी हम बताएंगे। तो ड्यू टू मोर नंबर ऑफ पैरेलल पाथ अनबैलेंस हैपन इन वाइंडिंग एंड, इसमें सर्कुलेटिंग करंट भी फ्लो होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ मतलब हम क्या करते हैं वाइंडिंग ओवरलैप होता है। जैसे वाइंडिंग हम कर रहे हैं एक दूसरे पे ओवरलैप हो रहा है तो अनबैलेंस हो जाता है, और अनबैलेंस होने के कारण इसका मतलब क्या होता है, इसमें सर्कुलेटिंग करंट मतलब ईडी करंट फ्लो होने लगता है, जिससे कि लॉसेज होते हैं। तो ये जो वाइंडिंग होता है हाई करेंट के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि देखिए हम एक फिगर के डायग्राम के मतलब बनाए हैं। जैसे मान लीजिए हमने चार हमने ये आर और ये फोर वाइंडिंग है। हर वाइंडिंग आप जानते हैं रेजिस्टेंस और मतलब इस पैरेलल में कनेक्ट हुए हैं, तो इसमें ईएमएफ भी होगा और ईएमएफ करंट और रेजिस्टेंस भी होगा। जैसे अगर ये पैरेलल में है तो सभी का इक्वल वोल्टेज होंगे, सभी में इक्वल वोल्टेज होंगे। अगर हम आर इक्विवेलेंट निकालें तो R/4, तो रेजिस्टेंस जो है घट रहा है, इसके कारण जो है करंट आप देखेंगे सब में ऐड होगा, करंट आई फ्लो हो रहा है। सो मतलब इक्विवेलेंट करंट जो होगा 4I होगा। तो आप यहाँ से देख रहे हैं बहुत जैसे कि लेप वाइंडिंग हमारा क्या हो रहा है, जो वोल्टेज जो है वो सेम है, वोल्टेज सेम है, मतलब वोल्टेज नहीं बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम बात करें करंट की तो करंट हमारी बढ़ रही है। तो इसलिए हम जब भी हमें नीड होती है हाई करंट की तो हम लेप वाइंडिंग यूज करते हैं, और जब भी हमें वोल्टेज ज़्यादा होती है तो हम वेव वाइंडिंग यूज करते हैं। अब देखते हैं वेव वाइंडिंग में क्यों वोल्टेज बढ़ता है। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल टू 2। देखिए, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ हमेशा E बराबर 2 ही होगा, कुछ भी आप कर ले E बराबर 2 ही होगा। लेकिन लेप वाइंडिंग में क्या था, लेप वाइंडिंग में A बराबर P था। जितना नंबर ऑफ पोल होगा उतना ही नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होंगे, लेकिन इसमें जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं वो केवल 2 होते हैं। और ये सभी वाइंडिंग सीरीज में लगे होते हैं, इसलिए सीरीज वाइंडिंग के नाम से भी हम जानते हैं जो वेव वाइंडिंग होता है। और ये हाई वोल्टेज के लिए यूज होता है और लो करंट के लिए यूज होता है। कैसे यूज होता है इसको समझाते हैं। देखिए, यहाँ पे दो वाइंडिंग हमने लिया, इसमें रेजिस्टेंस और इसमें भी क्या बोलते हैं वेव वाइंडिंग है, तो इसमें वेव शेप होगा रेजिस्टेंस। और दोनों में देखिए यहाँ पे अगर हम पैरेलली देखें, अगर हम इसका मतलब इक्विवेलेंट वोल्टेज निकालें तो ई और ई जोड़ेंगे तो 2E हो जाएगा। 2E हुआ तो यहाँ पे दोनों में 2E हुआ। जब हम निकालेंगे इक्विवेलेंट इसका मतलब इक्विवेलेंट वोल्टेज तो 2E होगा, और रेजिस्टेंस जो हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वोल्टेज जो है हर एक वाइंडिंग में हमारा 2E हो रहा है, लेकिन करंट जो है जितना करंट इस वाइंडिंग में उतना ही इसमें भी है। तो हमारा करंट यहाँ पे मतलब नहीं बढ़ रहा है, लेकिन हमारा जो ये क्या बोलते हैं इक्विवेलेंट वोल्टेज है वो बढ़ रहा है। तो इसलिए जहाँ भी हमें हाई वोल्टेज की नीड होती है वहाँ हम वेव वाइंडिंग यूज़ करते हैं, और जहाँ हमें हैवी करंट की मतलब नीड होती है वहाँ हम लेप वाइंडिंग यूज़ करते हैं। तो आई होप लेप एंड वेव वाइंडिंग में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा, किसे हम पैरेलल वाइंडिंग किसे हम सीरीज वाइंडिंग करते हैं, करंट क्यों ज़्यादा होता है लेप वाइंडिंग में, वेव वाइंडिंग में कम क्यों होता है। अगर आपको कन्फ्यूजन है देन यू कैन आस्क इन कमेंट ऑल्सो। उसके बाद हम चलते हैं, देखिए लेप वाइंडिंग वेव वाइंडिंग हमने कवर किया, उसके बाद हम चलते हैं कंसंट्रेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। तो देखिए कंसंट्रेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग क्या होता है। तो कंसंट्रेटेड वाइंडिंग क्या होता है, इन कंसंट्रेटेड वाइंडिंग
ऑल द टर्न ऑफ कॉयल आर वाउंड इन अ सिंगल कंसंट्रेटेड एरिया ऑफ कोर ऑफ मशीन। जो मतलब कंसंट्रेटेड वाइंडिंग होता है वो जस्ट लाइक हम कह सकते हैं कि लेप वाइंडिंग में कंसंट्रेट होता है एक ही स्लॉट में, मतलब कंसंट्रेट एक ही पे किए होते हैं, तो इसे कंसंट्रेटेड वाइंडिंग के नाम जानते हैं। ये जो वाइंडिंग होता है सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है, और बिकॉज वाइंडिंग डू इन सिंगल लोकेशन, मतलब एक ही लोकेशन में हम वाइंडिंग करते हैं, तो ये हम मतलब इसका सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है। और इट लीड टू मैग्नेटिक डिस्टॉर्शन इफेक्ट एंड परफॉर्मेंस ऑफ मशीन। मतलब ये एक ही स्लॉट में करते हैं तो इसमें भी अनबैलेंस कंडीशन हो जाता है, और अनबैलेंस कंडीशन होने के कारण इसमें मैग्नेटिक डिस्टॉर्शन होते हैं, और मैग्नेटिक डिस्टॉर्शन से इसके जो इफिशियंसी होता है मशीन की वो थोड़ी कम हो जाती है हम जिसमें कंसनट्रेटेड वाइंडिंग करते हैं। यूज इन स्मॉल मशीन, ये जो होता है कंसंट्रेटेड वाइंडिंग, ये जो होता है हम स्मॉल मशीन में यूज़ करते हैं, राइट। उसके बाद हम अगर डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग की बात करें, देखिए अभी बारिश हो रही है बाहर, और अगर ऑनेस्टली बताएं तो देख सकते हैं ये जो पीडीएफ आप देख सकते हैं ये 17th ऑफ जून, सॉरी 17th ऑफ जून, हाँ 17th ऑफ जून को बनाए थे, और आज आई थिंक 20 जून है। और आज मैं वीडियो इसलिए मतलब बना रहा हूँ क्योंकि आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो हमारे रूम में हम 4 रूममेट हैं, 4 रूममेट हैं, तो अगर चारों रहते हैं तो हम वीडियो शूट ही नहीं कर पाते हैं। देखिए अगर वीडियो शूट करना है तो आपको एक मतलब बिल्कुल वैकेंट स्पेस, मतलब खाली जगह चाहिए जिसमें कि आप अपना पूरा 100% के साथ इफ़र्ट के साथ आप अपना मतलब एनर्जी लगा सकें और जो आप बताना चाहते हैं उसे बताएं। लेकिन अगर सपोज़ कीजिए आपके ही ब्रांच के इलेक्ट्रिकल के सभी हों और उसमें आप कुछ बताने चले, वो भी अपने ही ब्रांच के, मतलब जो इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हैं और आप भी इलेक्ट्रिकल ही बताने चले, तो थोड़ा ऑड फील होगा, तो हम वीडियो बना ही नहीं पाते उन लोगों के सामने। तो कोई नहीं, आज उन लोग बाहर गए हैं तो मुझे टाइम मिला, मैं अभी लाइब्रेरी में था, तुरंत जस्ट अभी आया हूँ, देखिए बारिश भी स्टार्ट हो गया और मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग को भी कवर करते हैं। देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग क्या होता है। द वाइंडिंग टर्न ऑफ ऑल कॉइल स्प्रेड सेवरल स्लॉट। देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग क्या होता है, देखिए अगर स्लॉट ऐसे बना हुआ है किसी भी वाइंडिंग का स्लॉट, तो एक इसमें जाएगा एक इसमें जाएगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूट होता है, ऐसा ऐसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे आप 3 फेज़ वाइंडिंग पढ़ेंगे तो 3 फेज़ वाइंडिंग में हम 120 एंगल के डिग्री के फेज़ पे हम वाइंडिंग करते हैं, तो आप बहुत अच्छे से आपको हम बताएंगे आगे आने वाले वीडियो में। तो ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब एक ही स्लॉट पे नहीं किया, कंसंट्रेट नहीं किया जाता है, इसको अलग अलग वाइंडिंग में एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, कि यहाँ होता है, कि यहाँ एक यहाँ, मतलब ऐसे होता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूट होता है एवरी स्लॉट में। तो इसके कारण क्या होता है, ईच कॉइल डिवाइड इनटू डिफरेंट सेक्शन एंड दोज सेक्शन डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस मल्टीपल स्लॉट में वाइंडिंग करते हैं, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। आपको बैकग्राउंड नॉइज़ भी आ रहा होगा क्योंकि अभी बारिश हो रहा है और सभी जो हॉस्टल के बच्चे हैं वो बाहर आए हुए हैं और बहुत ज़्यादा मतलब बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है। कोई नहीं, देखिए मैं अभी बारिश का आनंद नहीं ले रहा हूँ, मैं कुछ नॉलेज स्प्रेड करने के नज़रिए से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। कोई नहीं, चलिए अभी हम आते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के कुछ एप्लीकेशन है कि रिड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। देखिए कंसंट्रेटेड वाइंडिंग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टॉर्शन हो रहा था, लेकिन इसमें रिड्यूस होता है। इंप्रूव परफॉर्मेंस ऑफ मशीन, क्योंकि इस डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है तो इसमें अनबैलेंस कंडीशन कम होगा। प्रोवाइड बेटर बैलेंस इसमें ज़्यादा अच्छा होगा, और मैकेनिकल मतलब स्ट्रेस भी कम होगा। किसमें, हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग जो होता है लार्ज मशीन में यूज़ किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग जो है लार्ज मशीन में यूज़ किया जाता है। जो सिंक्रोनस मोटर आप पढ़ेंगे उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होता है। जो स्मॉल मशीन होते हैं उसमें केवल हम कंसंट्रेटेड वाइंडिंग करते हैं। उसके बाद हम वाइंडिंग फैक्टर देखिए, सबसे पहले हम आपको आपके सिलेबस को लेकर चलते हैं सिलेबस पे। तो आप देख सकते हैं ये आपका सिलेबस है, जिसमें कि सिलेबस में आप देख सकते हैं यहाँ पे डीसी मशीन, हम अभी डीसी मशीन के सेकेंड यूनिट को स्टार्ट किए हैं, जिसमें कि सबसे पहला जो है वाइंडिंग फैक्टर, जिसमें कि कंसंट्रेटेड वाइंडिंग डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग हमने कवर कर लिया। वैसे ही आर्मेचर वाइंडिंग अभी हम कवर कर रहे हैं। तो जो आपका ये पहला मतलब इतना देख रहे हैं ये कवर हो जाएगा आज के वीडियो लेक्चर में। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आर्मेचर रिएक्शन, देन कम्यूटेशन, देन इंटरपोल एंड कंपनसेटेड वाइंडिंग। मतलब 5 वीडियो में ये कवर हो जाएगा, 5 से 6 वीडियो लेक्चर में कवर हो जाएगा। अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं विथिन 1 वीक ये पूरे चैप्टर को ख़त्म कर दूंगा। 1 वीक में इससे पूरा कवर कर दूंगा। लेकिन अफसोस मेरे को टाइम नहीं मिल पा रही है। जब मैं 3rd ईयर में था डिप्लोमा में, तो मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम मिलता था। आई वॉज़ रियली, मतलब एक तो हमारे 4 या 5 घंटे क्लास चलते थे, उसके बाद बहुत से टाइम हमको मिल जाता था क्योंकि हम केवल 2 ही लोग रहते थे। लेकिन यहाँ पर 4 लोग रहते हैं। इट्स रियली डिफ़िकल्ट टू स्टे यार। सॉपस मतलब कैसे बताऊँ, घुटन होने लगती है कभी कभी। 4 लोगों के साथ रहना इट्स रियली डिफ़िकल्ट, वो भी पढ़ना है तब। ओके,
वेल तो चलते हैं आगे हम मतलब इस टॉपिक को कवर करते हैं। तो वाइंडिंग फैक्टर जो होता है 3 फैक्टर होता है, पिच फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर और वाइंडिंग फैक्टर। जो आपको पिच फैक्टर होता है उसे केपी से, और जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होता है उसे केडी से, और वाइंडिंग फैक्टर जो होता है उसे केडब्ल्यू मतलब से डिनोट करते हैं। देखिए पिच फैक्टर क्या होता है। पिच फैक्टर द रेशियो ऑफ वोल्टेज जनरेटेड इन शॉर्ट पिच कॉइल टू शॉर्ट पिच कॉइल वोल्टेज इन फुल पिच कॉइल। शॉर्ट पिच जो कॉइल होता है और फुल पिच जो कॉइल होता है उसके रेशियो को हम पिच वाइंडिंग के नाम जानते हैं। जब पिच वाइंडिंग इसका डायग्राम है जिसको कि हमने आई थिंक जब मशीन सेकेंड हम पढ़ाए हैं, आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। मशीन सेकेंड में बहुत अच्छे से इसको हमने प्रूफ किया है, तो वहाँ आप जाके प्रूफ दे सकते हैं। फिर मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि मेरा मेन मोटो है कि मैं सिलेबस को कैसे भी कवर करूँ जिससे मेरा भी प्रिपरेशन हो और कहीं ना कहीं अगर आप लोग देखें तो आपका भी हेल्प हो। तो आप इतना भी अपने एग्जाम में लिख के आते हैं तो आपको फुल आउट ऑफ मार्क्स मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि पिच वाइंडिंग क्या होता है। पिच वाइंडिंग फेजर सम ऑफ वोल्टेज ऑफ 2 कॉइल साइड्स अपन अर्थमेटिक सम। जो फेजर सम होता है और अर्थमेटिक सम का रेशियो को हम क्या बोलते हैं, पिच फैक्टर बोलते हैं। जो पिच फैक्टर होता है AC अपन 2AB। अब ये कहाँ से आया, इसके लिए आपको पीछे वाले वीडियो में जाना पड़ेगा और सर्च करना पड़ेगा। देखिए कोई भी चीज़ मेहनत करने से मिलती है। अगर आप सोचेंगे कि हर चीज़ यहीं भी मिल जाए तो इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि मेरे पास भी इतना टाइम नहीं कि मैं एक चीज़ को डिपिक्ट करूँ। अभी तो यही हमको बनाने में बहुत टाइम लग रहा है और मैं कैसे भी कोशिश करके बना रहा हूँ। वेल तो आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम पिच फैक्टर की बात करें तो पिच फैक्टर जो होता है केपी जो होता है कॉस अल्फ़ा बाई 2 के बराबर होता है। तो कॉस अल्फ़ा बाई 2 के बराबर होता है, तो इसे हम कॉइल स्पैन फैक्टर के नाम से भी जानते हैं जो पिच फैक्टर होता है। अगर पिच फैक्टर की बात करें तो ये फुल पिच जो होता है इसके लिए अल्फ़ा जो होगा 0 होगा। अल्फ़ा अगर यहाँ पे 0 रखते हैं तो केपी बराबर 1 होगा। जो पिच फैक्टर होता है फुल पिच वाइंडिंग के लिए वो 1 होता है, और शॉर्ट पिच के लिए केपी जो होता है 1 से लेस होता है, राइट। तो ये आपका पिच फैक्टर के बारे में होगा। पिच फैक्टर के बारे में आपको मैंने अच्छे से डिपिक्ट किया जितना मैं कर सकता हूँ, लेकिन इसको बहुत अच्छे से मैंने डिपिक्ट किया हुआ है पहले इन माई मशीन वीडियो लेक्चर। जहाँ सिंक्रोनस मोटर स्टार्ट होगा उसमें जाके आप देखेंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा होगा जिसको कि मैंने डिराइव करके आपको बताया है बहुत अच्छे से। उसके बाद अगर हम डिस्ट्रीब्यूटेड फैक्टर की बात करें, इसे केडी से हम नोट करते हैं। इसे ब्रीड फैक्टर के नाम से भी हम जानते हैं, ब्रीड फैक्टर। और इसका ये जो होता है रेशियो होता है फेजर सम ऑफ कॉइल वोल्टेज पर फेज इक्वल टू अर्थमेटिक सम ऑफ कॉइल वोल्टेज पर फेज। और ये जो होता है साइन एम बीटा बाई 2 एम साइन बीटा बाई 2 के रेशियो के बराबर होता है। के डी इक्वल टू साइन एम बीटा बाई 2 अपन एम साइन बीटा बाई 2 इक्वल टू हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मतलब ये कैसे आता है इसको भी मैंने प्रूफ किया है, सबको प्रूफ किया है, लेकिन आपको जाके देखना पड़ेगा। भैया जो यहाँ एम आप देख रहे हैं, एम इक्वल टू क्या है, स्लॉट पर पुल पर फेज है। और एम इक्वल टू क्या होता है, स्लॉट पर पुल पर फेज, आपको मैंने बताया। फिर से बीटा जो होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन एडजेसेंट स्लॉट इन इलेक्ट्रिकल मतलब डिग्री। इलेक्ट्रिकल डिग्री में जो होता है बीटा इक्वल टू 180 डिग्री स्लॉट पर पोल होता है। तो 180 इंटू पोल अपन स्लॉट इक्वल टू बीटा होता है। तो ये यहाँ पे अपने बीटा और एम क्या होता है आपने देखा। उसके बाद हम लास्ट बात करें तो वाइंडिंग फैक्टर क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ केपी एंड केडी। जो पिच फैक्टर और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होता है उसके प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, वाइंडिंग फैक्टर के नाम जानते हैं। तो आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि अभी करंट में हमने आपके सेकंड जो चैप्टर है उसमें जो फर्स्ट टॉपिक है आपका उसको मैंने बहुत अच्छे से कवर कर दिया। इस 10 मिनट या 15 मिनट जो भी हुआ होगा, आई थिंक हाँ 10 मिनट हुआ है। 10 मिनट के वीडियो लेक्चर में आर्मेचर वाइंडिंग क्या होता है, कंसंट्रेटेड डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग फैक्टर क्या होता है, इसको 10 मिनट में कवर कर दिया। वैसे ही अगर आपका सेकंड चैप्टर की हम बात करें तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि मैं 2 से 3 घंटे में बहुत अच्छे से, मतलब अगर अभी तो मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ, मशीन मैंने पढ़ा हुआ है और फिर एक बार पढ़ रहा हूँ, मेरे को बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिला है। अगर मेरे को प्रेजेंटली कह दिया जाए कि ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड अगर मेरे पास जैसा मैंने वीडियो बनाया वैसे बनाने के लिए कहा जाए तो मैं बिना देखे बताऊंगा, और उस समय मैं पूरा अपना 100% देने की कोशिश करता। लेकिन अफसोस मेरे पास अभी कुछ यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। मैं जब थर्ड ईयर में था डिप्लोमा के, वहाँ मैंने बहुत चीज़ अरेंज किया था। आप जाके पीछे वाले वीडियो लेक्चर में आप देखिए, मैंने ट्राईपोड बहुत चीज़ करते थे। लेकिन यहाँ पे भी स्टार्टिंग मेरा फेज है बीटेक का, मैं नहीं अरेंज कर रहा हूँ। लेकिन द डे इज़ नॉट टू फॉर व्हेन आई विल just do something for my hobby. It's my hobby to spread knowledge, not to gain something in an interest of something. मतलब मेरा कोई इसके पीछे इंटरेस्ट नहीं है, बस मैं स्प्रेड करना चाहता हूँ अगर मेरे पास नॉलेज है तो। वेल तो मैंने सेकंड यूनिट जो है आपका मशीन का, इसमें ये हमने कवर किया। बहुत जल्दी हम आर्मेचर रिएक्शन आज मतलब जैसे मैं छुट्टी या टाइम मिलता है मैं बहुत जल्दी सेकंड, अगर मैं पूरा कवर नहीं कर पाया सिलेबस, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपका मतलब 2-3 यूनिट भी कवर कर लूँ, क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम है, मुझे भी पढ़ना है।
तो लास्टली आई वुड लाइक टू से कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और शेयर करेंगे तभी नॉलेज स्प्रेड हो पाएगा। सो लास्टली आई वुड लाइक टू से थैंक यू।